नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में हम आपका स्वागत करते हैं और अब शुरुआत होगी न्यूज टॉप 9 की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी के लिए धर्मांतरण पर क्या कहा? क्या जनगणना के मुद्दे पर नीतीश बढ़ाने वाले हैं केंद्र की परेशानी? क्या लालू प्रसाद के कहने पर तेजस्वी के साथ आएंगे चिराग पासवान? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना पूरी तरह गलत है। इस तरह के धर्म परिवर्तन में धर्म विशेष के प्रति कोई आस्था नहीं होती, बल्कि ये फैसला हमेशा दबाव, डर या लालच में लिया जाता है। कोर्ट ने इस बड़ी टिप्पणी के साथ ये भी कहा कि हमें अकबर जोधा भाई से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने बिना धर्म परिवर्तन के विवाह किया था। केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू रणनीति के साथ इस मुद्दे को हवा दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमें अपनी बात तो रखनी ही है। जाति आधारित जनगणना का निर्णय लेना या नहीं लेना केंद्र सरकार का विषय है। इस बीच बिहार के बाद दूसरे राज्यों में भी कुछ पार्टियां इस मुद्दे पर नीतीश के नेतृत्व में एकजुट हो सकती हैं। संसद में जारी गतिरोध पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष और राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहा है कि लोकसभा में दुर्व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं है। तोमर ने कहा कि ये किसान संघ की तरह है, जिसके पास प्रस्ताव नहीं है लेकिन हंगामा कर रहे हैं। कृषि मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इस बयान से तोमर ने किसानों का अपमान किया है और वे कृषि मंत्री बने रहने के लायक नहीं है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्ष से संसद में गतिरोध दूर करने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति ने मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी इस पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और सदन के नेता पीयूष गोयल के साथ भी बैठक की। अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्त अब जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण के कामों को देख सकेंगे। ट्रस्ट की ओर से जन्मभूमि परिसर में एक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है, जिससे रामलला के दर्शन करने के बाद राम भक्त राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण को भी देख सकेंगे। मंदिर की आधारशिला रखने की वर्षगांठ पर कल 5 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त 2020 को ही मंदिर की आधारशिला रखी थी। दिल्ली कैंट में हुई बच्ची की हत्या के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। केजरीवाल आज पीड़ित परिवार से मिलने भी जा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान का समर्थन किया है। लालू ने कहा है कि चिराग पासवान ही एलजेपी के लीडर हैं। बाकी जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। लालू का ये बयान बिहार की राजनीति के लिहाज से बड़ा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आरजेडी की ओर से चिराग को महागठबंधन में आने का न्योता भी मिल चुका है और अब लालू ने भी तेजस्वी और चिराग को साथ आने की सलाह दी है। और क्या ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात झूठी थी? कब खुलने वाले हैं दिल्ली में स्कूल? कहां हुई थाने में दबंगई और कहीं जमीन के लिए जंग? देश के साथ राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी के कौशाम्बी में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। इस झड़प में दोनों तरफ से कम आधा दर्जन लोग घायल हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि शेरपुर गांव का बताया जा रहा है। बताया गया है कि दो पक्षों में बरसात का पानी बहाने को लेकर विवाद था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा पर निकलेंगे। पार्टी इस साइकिल रैली के जरिए 6 मुद्दों को उठाने जा रही है। इनमें महंगाई, कृषि कानून और बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल हैं। अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय हो गई है। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी की संसद सदस्यता संदिग्ध बनी हुई है। लोकसभा स्पीकर ने उन्हें अपनी स्थिति बताने के लिए कहा, तो उन्होंने इसके लिए 1 महीने का समय मांग लिया है। दरअसल बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी टिकट पर सांसद बने शिशिर अधिकारी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। ऐसे में उन पर दल बदल कानून की तलवार अटक रही है। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर कठुआ के पास रणजीत सागर डैम में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के गिरने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। इस तस्वीर में 2 पायलट सवार थे। दोनों पायलट की तलाश जारी है। हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर के मलबे को नाव से बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से उड़ान भरी थी। जल्दी ही दिल्ली में स्कूल खुल सकते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ज्यादातर अभिभावकों के जवाब स्कूल खोलने के पक्ष में आ रहे हैं और इस पर जल्दी ही फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के मामले पहले की तुलना में बेहद कम हो गए हैं। साथ ही कई राज्य पहले ही स्कूलों में ऊपर की कक्षाएं खोल चुके हैं।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में कोरोना लहर के दौरान एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हुई मौतों के मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। कोर्ट 6 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। 23-24 अप्रैल को इस अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति में गिरावट के बाद कई कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। इसके बाद 6 परिवारों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉलीवुड सिंगर और एक्टर यो-यो हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है। हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। मामला दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पहुंच चुका है। अदालत ने उन्हें 28 अगस्त को हाजिर होने को कहा है और आदेश दिया है कि मामले की सुनवाई तक हनी सिंह ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते जो दोनों के नाम से रजिस्टर्ड है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप अपने समर्थकों के बीच भूत की कहानी सुनाते हुए कैमरे में कैद हो गए। आप भी सुनिए। तो कुछ दूर हम आगे बढ़े तो उतने में देख रहे हैं हम कि तार का पेड़ में कि एगो भूत बैठा हुआ है। अब भूत हमको देख रहा है और हमको पकड़ने के लिए भी आ रहा है हमारे पास। SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक से आज सुबह सुबह अच्छी खबर आई। आज एक बार फिर हॉकी में भारत के लिए सबसे बड़ा मुकाबला है। महिला हॉकी टीम का आज सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला है। देश की बेटियों से इतिहास रचने की उम्मीदें। इसके साथ ही देखेंगे किस किस मुकाबले में आज भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। ओलंपिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो मुकाबले में भारत के नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया। नीरज ने 86.65 मीटर दूर भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में बाकी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा दूर तक भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। अब 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला होगा। ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन मुकाबले में शिवपाल सिंह का मुकाबला चल रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में महिला टीम से आज देशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। महिला हॉकी टीम का आज सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला है। दोपहर 3:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। महिला टीम पहली बार ओलंपिक में हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंची है। महिला टीम ने वर्ल्ड नंबर 2 और 3 बार की ओलंपिक चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक में आज देशवासियों की नजर महिला बॉक्सिंग के अहम मुकाबले पर भी होगी। आज सुबह 11 बजे 69 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में लवनीना बोरगोहेन का मुकाबला तुर्की की मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनेली से होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर लवलीना ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर चुकी हैं। आज अगर लवनीना जीती तो वो फाइनल में गोल्ड या सिल्वर के लिए दावा करेंगी। टोक्यो ओलंपिक में आज कुश्ती के मुकाबले में 3 भारतीय पहलवान अपना दावा पेश करेंगे। सुबह 8 बजे के बाद शुरू होने वाले कुश्ती के मुकाबले में पुरुषों के 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल में रवि कुमार कोलंबिया के टिग्रेरोस उर्बानो से भिड़ेंगे। वहीं 86 किलोग्राम में दीपक पुनिया का मुकाबला नाइजीरिया के पहलवान एगियोमेर से होगा। टोक्यो ओलंपिक में आज महिलाओं की कुश्ती के मुकाबले में भारत की महिला रेसलर अंशु मलिक अपनी चुनौती पेश करेंगी। 57 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती में अंशु मलिक का मुकाबला बेलारूस की इरिना से होगा। कुश्ती में भारत के 7 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कल हुए मुकाबले में सोनम मलिक 62 किलोग्राम वर्ग के पहले दौर के मुकाबले में ही हारकर बाहर हो चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु के कल देश लौटने पर शानदार स्वागत किया गया। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीवी सिंधु और उनके कोच का सम्मान किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, जी किशन रेड्डी, निशित प्रमाणिक के साथ सिंधु के माता पिता भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने सिंधु को देश के महानतम ओलंपियनों में से एक बताया है। 2 ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने अपना कांस्य पदक देशवासियों को समर्पित किया है। सिंधु ने ओलंपिक की तैयारियों में हर मदद देने के लिए सरकार और खेल प्राधिकरण का शुक्रिया किया। भारतीय ओलंपिक संघ सिंधु को इनाम के तौर पर 25 लाख रुपए देगा। जल्द ही सिंधु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कल रांची में टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली राज्य के कई खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र और सम्मान राशि सौंपी। हेमंत सोरेन ने 12 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी के साथ 2 हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को 5-5 लाख की राशि दी गई। तीनों के परिवार वालों ने सम्मान राशि ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भीषण बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। 1200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए सेना को भी लगाया गया है। पीएम मोदी ने भी हालात की जानकारी ली है। बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बाढ़ बारिश।
मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। पार्वती, सिंध समेत कई नदियां उफान पर हैं। शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड और ग्वालियर में करीब 1200 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना की मदद दी जा रही है। 2000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। मध्य प्रदेश का शिवपुरी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। कल सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा डैम लबालब भरने पर सभी 10 गेट खोल दिए गए। इसकी वजह से सुबह शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले में कई गांव पानी में डूब गए। लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एयरफोर्स के बाद अब सेना को बुला लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कल देर रात हालात की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के दतिया में बाढ़ के रौद्र रूप की भयानक तस्वीर सामने आई है। सिंध नदी पर बना रतनगढ़ माता मंदिर का बड़ा पुल पानी के तेज बहाव में टूटकर लहरों में पल भर में समा गया। नदी के तेज बहाव में सिंध नदी पर बना लांच पिछोर का पुल भी ढह गया। दतिया में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के बीच फंसे ओरिना के मंदिर में फंसे 2 पुजारियों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के गुना में बाढ़ में डूबे पुल पर आवागमन को रोके जाने के बाद भी कुछ लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। पुल के ऊपर से पानी की तेज धार के बीच रास्ता पार कर रहे मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग सैलाब में बहने से बाल बाल बच गए। पानी की तेज धार की वजह से संतुलन बिगड़ने के बाद मोटरसाइकिल बह गई, लेकिन दोनों सवार किसी तरह बच गए। राजस्थान के भी कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। टोंक जिले के गांव पानी में डूबे हैं। सिरसा गांव के पास पानी की तेज धार में एम्बुलेंस के बहने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर और मृतक बच्चे के रिश्तेदार ने किसी तरह जान बचाई। टोंक शहर में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। उधर धौलपुर में कई गाँव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से चंदौली में नदी के करीब के इलाकों में बसे लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। गंगा और कर्मनाशा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों में 6 से 7 फीट तक गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है। प्रशासन का दावा है कि किसी भी हालात से निपटने की उनकी पूरी तैयारी है। गंगा नदी के उफान से इस बार बिहार की राजधानी पटना में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना से गुजरने वाली सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से 37 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गांधी घाट के 40 में से 39 सीढ़ियां पानी में समा चुकी हैं। मौसम विभाग से खगड़िया, सुपौल, कटिहार समेत 6 जिलों में 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज हुगली में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने जाएंगी। ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर के जरिए हुगली में बाढ़ के हालात का जायजा लेंगी और राहत शिविरों में रहकर लोगों से मिलेंगी। पिछले 4 दिनों से यहां भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ और राज्य सरकार की ओर से रेस्क्यू काम चल रहा है। हुगली के 345 गाँव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत जारी की है। हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के चुंगी बड़ेथी गंगोत्री हाईवे के नीचे एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे गंगोत्री हाईवे के अस्तित्व और निर्माणाधीन ओपन टनल पर खतरा मंडराने लगा है। और कहां हुआ वैक्सीनेशन सेंटर पर उपद्रव और किन राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमण के केस? यूपी में वैक्सीनेशन का कैसे टूटा रिकॉर्ड? देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना के केस 40,000 के आसपास ठहर से गए हैं। पिछले 24 घंटे में 42,510 नए पॉजिटिव केस आए। वहीं इस दौरान 561 लोगों की महामारी ने जान ले ली। करीब 36,500 लोग एक दिन में रिकवर हुए। वहीं एक्टिव मरीजों की तादाद लगातार 4 लाख से ऊपर बनी हुई है। केरल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 23,676 नए केस सामने आए। वहीं 148 मरीजों की जान महामारी ने ले ली। एक दिन में 15,626 मरीज रिकवर हुए। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 1.73 लाख तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट 11.87% तक जा पहुंचा है। यूपी में मंगलवार को रिकॉर्ड 21,95,505 कोरोना वैक्सीन लगी। किसी एक प्रदेश में एक दिन में ये वैक्सीन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एमपी में एक दिन में 16 लाख वैक्सीन लगी थी। यूपी में अब तक 5.09 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में करीब 4.5 करोड़ और गुजरात को 3.4 करोड़ डोज वैक्सीन लगाई गई। मुंबई में बच्चों की वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के लिए जरूरत के लिहाज से बच्चे ही नहीं मिल रहे। ट्रायल के लिए जहां 50 बच्चों की जरूरत थी, वहां अब तक सिर्फ 5 बच्चे ही सामने आए हैं। ये ट्रायल मुंबई के नायर अस्पताल में हो रहा है, जहां बच्चों को जाइडस कैडिला के ज़ाइकोव-डी वैक्सीन की पहली डोज दी गई।
देश में 44 जिले कोरोना के लिहाज से परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन जिलों में लगातार 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बना हुआ है, जबकि 57 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 100 केस या इससे ज्यादा सामने आ रहे हैं। इनमें से जिन 18 जिलों में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, उनमें से अकेले केरल में 10 जिले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 3। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले चिंता में डालने वाले हैं, क्योंकि इन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। ये राज्य हैं केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, असम, पुदुचेरी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यूपी के उन्नाव में वैक्सीनेशन कैंप में मारपीट हो गई। वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगाने के दौरान ये वाकया पेश आया। पहले से लाइन में लगे व्यक्ति ने बिना नंबर आए शख्स का किया विरोध, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। अजीब बात ये रही कि पास खड़े लोग बीच बचाव करने की जगह तमाशा देखते रहे। 10,000 ट्रक ड्राइवर्स को मुफ्त टीका लगवाने की TV9 की मुहिम की सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने बधाई दी है। VK सिंह ने कहा है कि मैं TV9 को बधाई देता हूं, आपने इस चीज को समझा और 6 अगस्त से ट्रक ड्राइवर्स को मुफ्त टीके का अभियान चला रहे हैं। मैं TV9 की इस मुहिम की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। कोरोना संक्रमण की वजह से भारत समेत कुछ देशों की फ्लाइट पर UAE में एंट्री पर लगा बैन खत्म हो रहा है। UAE ने गुरुवार से इस बैन को हटाने का निर्णय लिया है। भारत के साथ UAE ने पाकिस्तान की फ्लाइट्स पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगा रखा था, जो कि अब खत्म होने जा रहा है।